इन्नल हम्दुलिल्लाह ला नहमदु व ला नस्तईनु इल्ला इय्याह क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल कुल्लुन यअमलु अला शाकिलतिही व क़ाल अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। मैं आपके सामने सबसे पहले अपनी एक इल्मी जिम्मेदारी अदा करने की कोशिश करूँगा और फंडामेंटली 4 नज़रियाती बुनियादें हैं जिन पर न्यू एथिज़म बेस्ड करता है, और ये उन्होंने हमको सिर्फ जो 4 आप मशहूर हॉर्सेस के नाम सुनते हैं ना न्यू एथिज़म के, डैनियल डेनेट हैं, है ना, और क्रिस्टोफर हिचन्स हैं, और रिचर्ड डॉकिंस हैं, और सैम हैरिस हैं। ये 4 के अलावा न्यू एथिज़म ने काफ़ी तरक्की कर ली है, और डॉक्टर नज़ीर से एहतराम के साथ कि वो मूवमेंट में ब्रेक तो लगे हैं, लेकिन उसका जो इंटेलेक्चुअल इर्तिका है वो अभी भी जारी है। और उसके बाद अब जहाँ तक वो पहुँचा है, मैं आपको उसकी नज़रियाती बुनियादें 4 असल हैं। वो सबसे पहला है साइंटिज़म, दूसरा है इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, तीसरा है सोशियो बायोलॉजी, और चौथा है अनरिस्ट्रिक्टेड नेचुरलिज्म। ये 4 बुनियादें हैं जो न्यू एथिज़म के इन 4 हॉर्सेस के अलावा उनके प्रोपैगेटर्स ने हमारे सामने पेश किए हैं, और इसका जवाब भी आ रहा है, और उसकी कुछ कोशिश इन 2 किताबों में भी है। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में ये चारों के बारे में बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि डार्विनिज्म कोट अनकोट या डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किस तरह से कोई चैलेंज नहीं है, और ये भी बताऊंगा कि न्यू एथिज़म किस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जैसे उन्होंने कहा कि साइंस के लिबादे में आकर, और आपको ये कन्विंस कराने की कोशिश करता है कि जो कुछ वो कह रहा है वो साइंटिफिकली वैलिड है। तो पहले ये 4 चीज़ें याद रखें, साइंटिज़म, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी और अनरिस्ट्रिक्टेड नेचुरलिज्म। ये असल बुनियादें हैं जिन बैसाखियों पर न्यू एथिज़म खड़ा होता है। अगर आप इन बैसाखियों को एक एक करके तोड़ दें, और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल अब नहीं रहा, तो आप न्यू एथिज़म को नीचे की तरफ सफ़र करने पर मजबूर कर सकते हैं। न्यू एथिज़म के बारे में ये बात सही है कि वो जारे है, एग्रेसिव है, वो मिलिटेंट है। ये बात हम पूरे एकेडमिक लिहाज के साथ कह रहे हैं, और कोई रेटरिक नहीं बोल रहे हैं। न्यू एथिज़म असलन जारे है। वो इस्लाम को भी यही नाम देते हैं। सैम हैरिस तो ख़ास तौर पे बहुत, अगर उसके वीडियोस देखें आप, तो वो कहता है कि इस्लाम एग्रेसिव है बाय नेचर। वो कॉन्कर करना चाहता है, लोगों को कॉन्कर करना चाहता है, टेरिटरीज को कॉन्कर करना चाहता है। लेकिन हम भी पूरे एहतराम के साथ ये कहना चाहेंगे कि न्यू एथिज़म भी बहुत मिलिटेंट है, बहुत एग्रेसिव है। वो अपने आप को मनवाना चाहता है, प्रोपैगेट करना चाहता है। वो कहता है कि जो भी एक्सटेंशनल आर्गुमेंट्स हम दे रहे हैं, जो कि बहुत सारे आर्गुमेंट उनके किसी चीज़ का एक्सटेंशन है, किसी आर्गुमेंट का एक्सटेंशन है, तो उसको मानकर आप मान लीजिए कि ये सही है। तो हम इस पर अभी बात करेंगे। सबसे पहले उसकी एक अहम बुनियाद जो है, जिसको वो साइंटिज़म के नाम से समझ लीजिए हम मौसूम करते हैं, और साइंटिज़म की डेफिनेशन भी आप जब बात करेंगे लोगों से, तो आपको जैसे आप साइंटिज़म बोलेंगे तो कहेंगे अरे आप थोड़ा सा मुतासिब हो रहे हैं, बायस हो रहे हैं। लेकिन अगर आप साइंटिज़म की डेफिनेशन देखेंगे, जो बिल्कुल एकेडमिक डेफिनेशन है और सारे आपको मुख्तलिफ सोर्सेज से मिलेंगे, देखिए वो क्या कहती है कि साइंस मॉडल्ड ऑन द नेचुरल साइंसेस इज द ओनली सोर्स ऑफ रियल नॉलेज। यानी पूरा एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू का ये फंडामेंटल प्रीमाइस है, आप इसको समझ लीजिए। वो कहते हैं कि इल्म का कोई और जरिया नहीं हो सकता सिवाय नेचुरलिस्टिक मेथोडोलॉजी के जरिए हासिल किया जाने वाला इल्म। नेचुरलिस्टिक मेथोडोलॉजी क्या है कि आपने कोई ऑब्जर्वेशन देखा, उस पर एक हाइपोथेसिस बनाया, उसके लिए या तो एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए या दूसरे ऑब्जर्वेशन सजेस्ट किए, और उसके बाद आपने नतीजा अखज़ किया। वो जो नतीजा आप अखज़ कर रहे हैं वो इल्म है असल। नेचुरलिस्टिक मेथोडोलॉजी का जितने फ्लॉज हैं, इसके हर इस पर जो ऑब्जर्वेशन आपका है वो इन इटसेल्फ रिलेटिव है।
जनरल रिलेटिविटी क्या बताती है हमको कि जो रियलिटी है वो ऑब्जर्वर के हिसाब से बदल सकती है। तो पहले ही कदम पर मसला आ जाता है, ऑब्जर्वेशन के कदम पर। उसके बाद जब हाइपोथेसिस बनाते हैं तो कोई भी हाइपोथेसिस न्यूट्रल नहीं हो सकता। वो हाइपोथेसिस, क्योंकि साइंसदां जो हाइपोथेसिस बनाते हैं वो अपने खास दायरे में बनाते हैं, उसका सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होता है। ये जो वैल्यू न्यूट्रलिटी की जितनी भी हम बात करते हैं, हमारे हिसाब से पूरे एकेडमिक एहतराम के साथ, कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ वैल्यू न्यूट्रल टेक्नोलॉजी, देयर इज नो साइंस विच कैन बी डन इन वैक्यूम, देयर इज नो वैल्यू न्यूट्रल साइंस। You are bound to be affected by your surroundings. तो जो कोई आपके सामने वैल्यू न्यूट्रलिटी का राग गाए, उससे कहिए कि भाई साइंस वैल्यू न्यूट्रल नहीं हो सकती, इट हैज नेवर बीन। ये चीज देखिए, ये जो न्यू एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू है वो कैसा है? एक बहैसियत छोटे मोटे समझ लीजिए इल्म के तालिब इल्म की हैसियत से साइंस कैसे वर्ल्ड व्यू को न्यूट्रल वे में पेश करती है हमारे जैसे लोगों के लिए, और मजहब की बुनियादों पर क्या वर्ल्ड व्यू। मैं आपको 11 नुकात के तहत ये समझाने की कोशिश करता हूं और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसको समझ के प्रोसेस करें, तो फिर वो बहुत आसान हो जाएगी। जैसे अभी हम इस्लाम को नहीं ले रहे हैं, हम जो उमूमी तौर पर, आप ये भी जानिए कि न्यू एथिज्म का असलन तामुल क्रिश्चियनिटी से हुआ है। ये इंटरेक्शन इवॉल्व ही उस जुडायो क्रिश्चियन मिलियू में हुआ है। इसीलिए जैसे ही इस्लाम के बारे में वो बात करते हैं तो उसका तस्करा गाज़ी साहब ने किया कि फिर वो उसके मज़ाहिर पे बात करने लगते हैं, उसके उसूलों पर नहीं, कि इस्लाम में फला है और इस्लाम में ऐसा है और इस्लाम दहशतगर्दी फैलाता है और फला। उसके सेंट्रल कोर कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करते। मसलन रिचर्ड डॉकिंस ने एक जगह लिखा है कि जो ओल्ड टेस्टामेंट का गॉड है वो ऐसा है और ऐसा है और ऐसा है और ऐसा है, लेकिन जो इस्लामिक कंसेप्शन ऑफ गॉड है वो क्रिश्चियन कंसेप्शन ऑफ गॉड से बिल्कुल अलग है, वो उससे तामुल नहीं करता। रिचर्ड डॉकिंस कह लें या और भी बहुत सारे लोग कह लें, न्यू एथिज्म के लोग जिस कंसेप्शन ऑफ गॉड से तामुल करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो क्रिश्चियन कंसेप्शन ऑफ गॉड है और वो इंटायरली डिफरेंट है इस्लाम के कंसेप्शन ऑफ गॉड से। ये बहुत बुनियादी नुक्ता है जो हमको, जब कभी आप न्यू एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू रखने वाले लोगों से बात करें तो इसको जहन में रखें। जो कंसेप्शन ऑफ गॉड है और फंडामेंटल इश्यूज वहीं से शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल, इसलिए अभी जो मैं 11 नुकात आपके सामने पेश करूंगा, ये 11 नुकात असलन एक जुडायो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू से उभरते हैं। मैं उसके बाद में इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखूंगा, जल्दी जल्दी पढ़ता हूं। जैसे बाइबल और आम मज़ाहिब का तस्वुर हयात के हिसाब से जमीन मरकज़ कायनात, और साइंस या जदीद मगरबी साइंस का तस्वुर हयात है कि जमीन मरकज़ कायनात नहीं है। देखिए, बाइबल में तो बहुत स्ट्रांगली ये लिखा है, इसीलिए जो लिटरल ट्रांसलेशन है, बिब्लिकल लिटरल ट्रांसलेशन, वो सबसे बड़ा इशू क्रिएट करते हैं। और आप देखेंगे कि जितना न्यू एथिज्म का मॉडलिंग हुआ है, वो पूरा का पूरा मॉडलिंग जिस कंट्रास्ट के साथ जक्सटापोज किया गया है, वो सारा का सारा जुडायो क्रिश्चियन मिली हुई है। तो वो कह रहे हैं कि जमीन मरकज़ हयात है, साइंस कहती है कि जमीन मरकज़ कायनात नहीं है। अब साइंटिज्म कैसे इससे कदम आगे बढ़ जाता है? वो साइंटिज्म जिसकी बुनियाद पर इल्हाद मजबूती के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, वो कहता है कि जमीन न सिर्फ मरकज़ कायनात नहीं है, बल्कि इसमें शामिल तमाम मौजूदात की कोई इम्तियाजी हैसियत नहीं। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, इट्स ऑल सेम। ये पहला नुक्ता है। दूसरा नुक्ता, इंसान जमीन पर खुसूसी अहमियत रखता है। ये लक़द कर्रमना बनी आदम, यह हमारा भी कॉन्सेप्ट है, वो बिब्लिकल जुडायो क्रिश्चियन मिलियू में भी वही कॉन्सेप्ट है। यहां हम और इस्लाम और जुडायो क्रिश्चियन वो सेम है, वो है कि इंसान जमीन पर खुसूसी अहमियत रखता है। अब देखिए, साइंस ने क्या कहा? साइंस ने सिर्फ इतना कहा कि इंसान दीगर जानदारों की तरह मुख्तलिफ नामियाती मादों का मजमूआ है, लेकिन वो कुछ खास खसाइस जैसे रूहानियत और इखलाक है ना, स्पिरिचुअलिटी एंड मोरालिटी, ये स्पेशल उसके ट्रेट हैं जो इब्तिदाई जानदारों में, हैवानों में नहीं पाए जाते। लेकिन साइंटिज्म इससे कदम आगे बढ़ जाता। देखिए, इसके तो प्रूफ हमारे पास हैं। साइंस ने ये तो कहा कि भाई आप ऑर्गेनिक मैटर हैं और विद द डिफरेंस ऑफ फ्यू एटम्स यू एंड एलिफेंट इज सेम एंड विद द 2% डिफरेंस यू एंड चिंपांजी इज सेम। ये तो कहती है साइंस, लेकिन वो
उसके बारे में हम्बल है, वो कहती है कि हम ओपन है, कल को कुछ और आएगा हम उसको मान लेंगे। लेकिन साइंटिज्म क्या कहता है? साइंटिज्म कहता है कि इंसान न सिर्फ दीगर जानदारों की तरह एक जानदार है, बल्कि इसकी कोई खास खासियत नहीं है। रूहानियत, अखलाक और इक़दार समाजी जरूरतों की पैदावार है, कोई आफाकी या इलामी हैसियत नहीं रखते। यह उनका बहुत बड़ा कंटेंशन है। तीसरा, इंसान और जमीन चंद हजार साल पुरानी है। यह बिब्लिकल लिटरलिज्म है, 7,000 साल 6,000 साल बोलते हैं, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। हमारे पास कोई जमीन की डेफिनेटिव एज नहीं है, हम उस बारे में ज्यादा बात भी नहीं करते और उसकी जरूरत भी नहीं है। वो कितनी भी पुरानी हो सकती है, हमारे लिए ओपन है। लेकिन साइंस कहती है कि जमीन लाखों करोड़ों साल पुरानी है, इंसान की मौजूदगी महज अंदाजे मालूम की जाती है। लेकिन साइंटिज्म क्या कहता है कि जमीन लाखों करोड़ों साल पुरानी है और इंसान की जो मौजूदगी जहां पर है वो तकरीबन सही तौर पर मालूम कर ली गई। ये जो डिटर्मिनिज्म है साइंटिज्म का, ये असल में एथिज्म को असली रूहानी ग़िज़ा, असली फिक्री ग़िज़ा फराहम करता है। वो कहते हैं कि ऐसा ही है ना। अगर आप डॉकिंस को कभी देखें, जब वो इवोल्यूशन समझाता है तो एक आम इसमें वो मस्मराइज हो जाते हैं लोग कि देखिए ऐसे से ऐसे, ऑस्ट्रेलोपैथिक से होम्योपैथिक, होम्योपैथिक से रामापैथिकस से होमो हैबिलस से होमो इरेक्टस एंड होमो इरेक्टस से सेपियन एंड देन सेपियन टू सेपियन, एवरीबॉडी इज मेस्मराइज्ड। लेकिन जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के पढ़ने वाले लोग होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा तो शायद इतना आसान और इतना अच्छे से नहीं हुआ है साबित, राइट। तो ये जो डिटर्मिनिज्म है उनके पास, और वो प्रेजेंटेशन है, मतलब वो प्रेजेंटेशन का स्टाइल है, तो उससे ऐसा लगता है कि सब ठीक है। तो बहरहाल इस तरह के 11 हैं, आप पढ़ लीजिएगा, वरना मेरे पास वक्त खत्म होता जाएगा और मैं असल फिर कुछ बातें। तो ये इस किताब में मैंने वो 11 चीजें हैं जो कि न्यू एथिस्टिक फ्रेमवर्क में उस 11 पॉइंट के तहत एक आम मज़ाहिब का बयानिया, साइंस जो न्यूट्रल साइंस है, जो हम आप जैसे लोग जिस साइंस को जानते हैं, और साइंटिज्म जिसको वो लोग प्रमोट करते हैं, वो किस तरीके से वर्ल्ड व्यू के लेवल पे डिफरेंट होता है। डार्विनिज्म जैसे बहुत मशहूर है ना, रिचर्ड डॉकिंस का बहुत मशहूर कौल है कि डार्विनिज्म प्रोवाइड, वो बहुत अच्छा है, मैंने कहीं शायद लिख के लाया है कि हाँ, डार्विन मेड इट पॉसिबल टू बी इंटेलेक्चुअली फुलफिल्ड एथिस्ट। डार्विन ने इस बात को आसान बनाया कि आप इंटेलेक्चुअली फुलफिल्ड एथिस्ट के तौर पर रह सके। लेकिन उसी डार्विनिज्म में 10 ऐसे फंडामेंटल सतह के सवालात हैं जिनकी बुनियादी तौर पर कोई जवाब हमारे पास नहीं। ठीक है, वो 10 सवालात भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूं और फिर उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करके मेरे ख्याल से फिर मेरा वक्त खत्म हो जाएगा और आगे की तरफ। जैसे जिंदगी की इब्तिदा कैसे हुई, यह पहला फंडामेंटल सवाल है। जिंदगी की इब्तिदा कैसे हुई, इसके बारे में 7 थेरीज हैं। उन 7 थेरीज का मैंने तस्करा इसमें कर दिया है। ये जो 7 थेरीज हैं उनमें से जैसे वो चेरी पिक, जैसे गाजी साहब कह रहे थे, और भी ये बात है कि चेरी पिक करते हैं, तो चेरी पिक भी करते हैं तो भी वो 7 थ्योरीज में बहुत ही फंडामेंटल नवैयत के सवालात बाकी हैं। और डार्विनिज्म कभी भी जिंदगी के वजूद से बहस नहीं करता, बल्कि वो तो अनवा के ज़ुहूर में आने के लिए, मतलब कोई स्पीशीज कैसे वजूद में आ सकती है, उससे बहस करता है। लेकिन उन्होंने, एथिस्टिक लोगों ने डार्विनिज्म को बताया कि भैया देखो, लाइफ इज व्हाट विच इवॉल्व्स। पता है आपको, नियो डार्विनिस्ट ये कहते हैं कि लाइफ इज व्हाट विच इवॉल्व्स। तो इस तरह से वो लाइफ के बिगिनिंग के सवाल को ही खत्म कर देते हैं कि भाई लाइफ तो है ही वो जो इवॉल्व करे, तो उसके वजूद में आने का क्या है। वो वजूद में इस वक्त आती है जबकि वो इवॉल्व करती है। तो ये चीजें देखिए, 10 सवालात हैं। नंबर 1, जैसे प्रोटोसेल जब बना तो दोहरी झिल्ली यानी जो लिपिड बायर लेयर है उसके अंदर किस तरह से जीनियाती मादा यानी जेनेटिक मटेरियल कैद हुआ, इसका कोई बहुत सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास नहीं है। नंबर 1 बिल्कुल प्योरली एकेडमिक है। नंबर 2, वो जो प्रोटोसेल बना था उसको डिवीजन की तहरीक कैसे मिली, किसी को नहीं मालूम। हाउ प्रोटोसेल स्टार्ट गेटिंग डिवाइडेड, नहीं मालूम। नंबर 3, जो इब्तिदाई हयातियाती साल में यानी जो बेसिक बायोमोलिक्यूल्स थे, हाउ दे गेट कन्वर्टेड इनटू प्राइमोर्डियल सेल्स और वॉट एवर यू कॉल्ड प्राइमोर्डियल नेटवर्क, मेटाबॉलिक नेटवर्क, नोबडी नोज।
There are speculations, there are papers, but though nobody knows how damn they have been created. I mean, they have evolved. Let's don't say created, evolved. This bilayer, how that bilayer, उसमें शास्त्रक हार्वर्ड के बहुत, आप सिर्फ गूगल करिएगा, वो रशियन है, वो बाइनरी लेयर कैसे बनती है, पिछले 30 साल से वो वैसी झिल्ली बनाने की कोशिश में है। अब पिछले 2 साल पहले उन्होंने एक पेपर छापा कि ऐसी झिल्ली तो बन गई, लेकिन 4-5 सेकंड तक ही जिंदा रह पाई। और नोबडी नोज। देखिए, जब हम एक कैलकुलेटेड वे में सारे, प्रीबायोटिक केमिस्ट्री का प्रॉब्लम क्या है, प्रीबायोटिक केमिस्ट्री या बायोलॉजी का प्रॉब्लम क्या है, आप सब कुछ कैलकुलेटेड अंदाज में मिलाते हैं, लेकिन जब ये हो रहा था, कहां से वो कैलकुलेशन था, नोबडी नोज। सो यू इंटरवीन इट। सो व्हाट यू आर गेटिंग, जो तजर्बे के नतीजे आपको हासिल हो रहे हैं, वो है जो मैनिपुलेशन करके आपने किए है। यानी आपने ये सब खास औजान में केमिकल मिलाए और आपको कोई चीज मिल गई। लेकिन प्रीबायोटिक वर्ल्ड में वैसे ही था। ये बात कैसे इंश्योर करेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू इंश्योर इट? 7वां सवाल है कि 5वां सवाल है अनवा की तारीफ, यानी जो स्पीशीज का इटसेल्फ डेफिनेशन पे दुनिया के मसले हो रहे हैं। वो तो ये बोलते हैं ऐसे से ऐसे बना, ऐसे से ऐसे बना। अब उस पर फंडामेंटल लेवल पे ही प्रॉब्लम आ गए हैं कि स्पीशीज क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। उसके बाद एपिजेनेटिक्स का एक बड़ा मसला है। डार्विनियन फ्रेमवर्क एपिजेनेटिक्स को डिफाइन ही नहीं कर पा रहा है कि कैसे उसको करेंगे। एपिजेनेटिक्स क्या है? वो मिथिलेशन है आपके डीएनए का। अब वो थोड़ा बहुत टेक्निकल है, लेकिन ये समझ लीजिए कि आप सेल्फिश जीन, जैसे मुझे हमारे साथी बता रहे थे, सेल्फिश जीन भी बहुत मशहूर किताब है, आपने रिचर्ड डॉकिंस की है। उसमें उन्होंने जो कुछ लिखा है, उसमें जीन को उन्होंने सब कुछ बता दिया। लेकिन आज हम जानते हैं कि जीन सब कुछ नहीं है, जीन का रेगुलेशन एक पूरी दुनिया है। जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च होकर के सारा का सारा क्लियर हो गया कि इतने सारे जीन है, पता चला अरे 30,000 जीन है। पहले बोला 20 लाख, फिर 10 लाख, बोला कि 30,000, 30,000 जीन्स ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट तरीके से समझ लीजिए एक्सप्रेस होकर के वो बनाते हैं जो कि आप हैं। तो अब क्या हो गया कि एक ही जीन मुख्तलिफ किस्म के खसाइस के लिए जिम्मेदार हो गया। इसीलिए अब हम न जानते हैं कि रिलीजियोसिटी के लिए कौन से जीन है, हम नहीं जानते कि सेक्सुअलिटी के लिए कौन से जीन है, हम नहीं जानते कि कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए कौन से जीन। लेकिन वो बोलता है कि मान लीजिए जीन से होता है ना, मान लीजिए बाद में पता करके बता देंगे आपको कौन सा क्या रहता है। तो वही तो हम कह रहे हैं, आप भी मान लीजिए एक बार खुदा है, फिर बाकी सब चीजें हम भी समझा देंगे। तो ये जो फंडामेंटल किस्म के 10 सवालात और भी हैं पूरे, वो आप देख लीजिएगा उस किताब वगैरह में। तो वो सवालात इस बात की जमानत देते हैं कि वो साइंटिफिक, सो कॉल्ड साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू असल में साइंटिस्टिक वर्ल्ड व्यू है। वो हमसे कहते हैं अरे आप ये सब अल्फाज का जार्गन खेलते हैं, साइंस और साइंटिज्म कोई अलग अलग चीज नहीं है, बल्कि ये तो एक ही चीज है, और आप ये लूली लगनी दलील ले आते हैं। हमारा उनसे कहना है कि ठीक है, अगर ये है भी तो आप हमको साइंस और साइंटिज्म अलग अलग करके बता दीजिए। हम तो जिस साइंस को समझ रहे हैं वो ये है, जो हम्बल है, जो ओपन है, जो, वरना फिर रिलीजन वही तो वही हो गया ना। जो असल आर्गुमेंट उनकी थी वो उन्हीं के ऊपर पड़ती है कि वो कहते हैं कि आप डिटर्मिनिस्टिक हैं, मान लीजिए कि खुदा है, तो आप भी तो कह रहे हैं कि मान लीजिए दोहरी झिल्ली में कैद हो गया। तो वो डिटर्मिनिज्म जिसका इल्जाम वो मजहबी अफराद पे लगाते हैं, बेआईनी ही उसी डिटर्मिनिज्म का इजहार वो हमारे साथ करते हैं। तो ये बहुत सारी इसमें नुआंसेस हैं, और ये समझना चाहिए कि साइंस और साइंटिज्म का एसेंशियल डिफरेंस क्या है। और दूसरा ये भी कि डार्विनिज्म, हाँ एक आखिरी बात बोल के, मुझे 2 मिनट दीजिएगा कि आखिरी बात बोल के मैं ख़त्म करूंगा कि इसके बहुत, ये डार्विनिज्म वगैरह के बारे में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। डार्विनिज्म एसेंशियली न मजहब मुखालिफ है, न मजहब मुवाफिक है। डार्विनिज्म एक वंडरफुल थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करती है कि अनवा कैसे वजूद में आई। और अल्लाह के वास्ते वो उस तरह की बातें मत कीजिए कि तो थ्योरी अभी फैक्ट नहीं। थ्योरी वो सेट ऑफ पोस्टुलेट्स होता है जो किसी भी चीज को बेस्ट एक्सप्लेन कर सकता है, किसी फेनोमेनन को, और उसकी ग्रेडिंग होती है। फिर तो ये मत बोलिए कि वो तो थ्योरी है, अभी प्रूफ नहीं हुआ। नहीं, वो तो प्रूफ तो जैसे उन्होंने कहा कि प्रूफ तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे नहीं भी हैं। डार्विनिज्म की एकेडमिक इज्जत करते हुए हमको उसके अंदर मौजूद फंडामेंटल इश्यूज जो अभी तक साइंटिफिक लेवल पे एड्रेस नहीं हो सके हैं, उनको सामने लाना है। और ये भी समझना है, वो जो क्लासिकल बोलते हैं कि बंदर से इंसान बने तो फिर बंदर
क्या रह गया और दुम कहाँ गई, वो सब की बातें नहीं करना चाहिए। असल में डार्विनिज्म इमरजेंस है, ह्यूमन बीइंग कैसे इमर्ज हुए, है ना, वो उससे बहस करता है और वो एक प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन है और उसमें बहुत सारे चीज़ें बाकी हैं, बहुत सारी सही हैं, बहुत सारी गलत है। इंसान के वजूद में आने का तख्लीकी नुक्ता नज़र और इंसान के वजूद में आने का डार्विनी नुक्ता नज़र, इस पर इंटरेक्शन के लिए गुंजाइश है और वो खुला रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो न्यू एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू है वो डार्विनिज्म को एज अ साइंटिस्टिक फ्रेम में इस्तेमाल करता है, साइंस की फ्रेम में इस्तेमाल नहीं करता, और इस तरीके से वो हमको वो बावर कराना चाहता है जो कि है नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इन बातों में जो कुछ खैर की बात हो वो आप तक सब पहुँचा दे। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।